नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे, उन आंकड़ों के साथ आपको समझाएंगे कि कैसे तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने को तैयार हैं। कई यादव नेता हैं, कई यादव समाज के बड़े नेता हैं, कई जिलों के हैं और कई सीटों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चुनाव से पहले ही देखिए, बीजेपी और जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज पहले चरण की जो मतदान होंगे उसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि है और दूसरे चरण के लिए जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी आज से जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आज से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया की आज अंतिम तिथि है। कई जो नेता हैं वो अपना अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने के लिए, फिलहाल खेल बिगड़ा हुआ है पूर्णिया में पप्पू यादव वर्सेस बीमा भारती हो गया है। बीमा भारती को सिंबल दे दिए हैं लालू प्रसाद ने उन्हें सिंबल दे दिया है, टिकट दे दिया है और बीमा भारती पूर्णिया पहुंच चुकी हैं। वो अब पटना आएंगे भी नहीं, पूर्णिया में ही प्रचार प्रसार करेंगे। प्रचार प्रसार की उन्होंने शुरुआत भी कर दी है और आगामी 3 अप्रैल को वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। अब ऐसे में पप्पू यादव क्या करेंगे? क्या कांग्रेस के साथ वहां पर फ्रेंडली फाइट होनी है? क्योंकि पप्पू यादव ने हाल ही में कुछ दिन पहले ही, कह सके पिछले सप्ताह, जब उन्होंने कांग्रेस से दामन थामा था, कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया था, उसके ठीक एक दिन पहले लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से वे मिले थे और देर रात की मुलाकात हुई थी। लालू प्रसाद ने उन्हें कहा कि आप मधेपुरा या सुपौल से लड़ जाइए, अपनी पार्टी का हमारे पार्टी में मर्जर करिए। लेकिन पप्पू यादव को ये बातें गंवारा नहीं थी। पप्पू यादव अभी भी कह रहे हैं कि मेरे अभिभावक तुल्य हैं लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव को अपना भाई बता रहे हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव और बीमा भारती अगर फ्रेंडली फाइट करते हैं तो फिर पूर्णिया की जो सीट होगी उस पर कोई कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि संतोष कुशवाहा वहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। आज ही वे अपना नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, जो खबर है पूर्णिया से। तो संतोष कुशवाहा के लिए जो राहें हैं वो आसान दिखती हुई नजर आएंगी। फिर लड़ाई कितनी कठिन होगी, कितनी नहीं होगी, ये आप खूब समझ रहे हैं। लड़ाई उतनी बड़ी नहीं होगी, लड़ाई उतनी भीषण नहीं होगी, लड़ाई में कोई दम दिखेगा नहीं। तो ऐसे में पप्पू यादव बीमा भारती अगर लड़ेंगे तो पूर्णिया की सीट पर फिर खतरा मंडराएगा। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे झंझारपुर सीट की। देखिए, झंझारपुर में रामप्रीत मंडल को एक बार फिर से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है और गुलाब यादव, जो कि आरजेडी के विधायक रहे हैं झंझारपुर से 2015 से 2020, उस टर्म में वो आरजेडी के विधायक रहे हैं, उनका अलग दबदबा रहा है। गुलाब यादव ने अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को चुनाव जितवा दिया, एमएलसी का चुनाव जितवा दिया, वो भी निर्दलीय लड़वा कर। इसके अलावा अपनी बेटी को भी उन्होंने जिला परिषद का चेयरमैन बनवा दिया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं गुलाब यादव का प्रभुत्व है। गुलाब यादव भी इस बार चुनावी ताल ठोकेंगे, जो पक्की खबर है। झंझारपुर से वो चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इंडिया अलायंस की ओर से वो इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी उम्मीदवार बनाती किसे है। देखिए, पिछली बार भी 2019 की अगर हम बात करें तो गुलाब यादव चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। 2,79,440 वोट आए थे गुलाब यादव को और रामप्रीत मंडल जेडीयू के उम्मीदवार जो जीते थे उन्हें 6,02,391 मत आए थे। तो आप समझ सकते हैं फासला बड़ा था। लेकिन गुलाब यादव अगर चुनावी समर में उतरेंगे, झंझारपुर से मैंने कहा उन्होंने अपनी बिटिया को, बिंदु गुलाब यादव को जिला परिषद में चेयरमैन बनवा दिया। अविश्वास प्रस्ताव जब आया उसमें भी फिर उन्हें जीत मिली और अपनी पत्नी को निर्दलीय एमएलसी का चुनाव भी जितवा दिया। तो गुलाब यादव का प्रभुत्व है। गुलाब यादव भी तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं अगर वे खड़े हो जाएं तो, क्योंकि पक्की खबर है गुलाब यादव झंझारपुर से चुनावी ताल ठोकेंगे, चाहे निर्दलीय हैं क्यों ना लड़ना पड़े। फिलहाल वो वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं इंडिया अपना उम्मीदवार किसे बनाती है। शायद अति पिछड़ा समाज को वहाँ से उतारने की तैयारी है। देखना होगा आरजेडी वहाँ से उम्मीदवार अपना उतारती किसे है। लेकिन अगर गुलाब यादव लड़ जाएंगे तो झंझारपुर की सीट पर भी फिर लड़ाई उतनी भयानक नहीं होगी। सीधा इंडिया वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई होनी है उसमें फिर वहाँ ट्विस्ट आएगा, क्योंकि गुलाब यादव वहाँ की राजनीति में एक बड़े फैक्टर हैं। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, बक्सर की ओर चलते हैं। चौसे की लड़ाई हुई थी बक्सर में, और बक्सर की अगर हम बात कर रहे हैं जब, तो बक्सर से ददन यादव का नाम सामने आता है। देखिए, पिछली बार जगदानंद सिंह चुनाव लड़े थे, चुनाव वे हार गए थे। 2 बार वो चुनाव लड़े, पहले वो वहाँ से सांसद रहे भी हैं। जगदानंद सिंह वहाँ से चुनाव जीते हैं। बिहार सरकार में वो जल संसाधन मंत्री रहे हैं लालू प्रसाद के शासनकाल में। फिलहाल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस बार उनके बेटे सुधाकर सिंह ही आरजेडी से बक्सर से उम्मीदवार होने जा रहे हैं। वे प्रचार प्रसार भी शुरू कर चुके हैं और जो आंकड़े बताते हैं, देखिए 2014 में जब ददन यादव बीएसपी से चुनाव लड़े थे उस वक्त उन्हें 1,84,778 मत आए थे। बीएसपी से चुनाव लड़ा था ददन यादव ने। अगर इस बार ददन यादव फिर से चुनावी अखाड़े में उतरते हैं, क्योंकि ददन यादव
की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ी हुई हैं। ददन यादव जो है काफ़ी सक्रिय हैं। आरजेडी की ओर से जगदानंद सिंह खड़े थे, 1,86,000 वोट आए थे। और अश्विनी चौबे को 3,19,000 वोट आए थे। जगदानंद सिंह को 1,86,000, ददन यादव मैदान में उतरे बीएसपी से 1,84,000, क्योंकि 2014 में जेडीयू अलग होकर चुनाव लड़ रही थी, तो ऐसे में वहाँ का समीकरण जो है वो बदला हुआ था। इसके अलावा फिर अगर हम बात करेंगे जगदानंद सिंह की, तो 2019 में भी उन्हें अच्छे खासे मत प्राप्त हुए, लेकिन वे चुनाव हार गए। पिछली बार भी लगभग जगदानंद सिंह को 3,54,000, 2019 की बात हम कर रहे हैं, 3,54,444 मत मिले थे। और अश्विनी चौबे को 4,73,053 मत मिले थे। बीजेपी के उम्मीदवार थे, अश्विनी चौबे फिर केंद्रीय मंत्री बने। इस बार तो अश्विनी चौबे का टिकट ही कट गया है। मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है बक्सर से, तो इस बार मिथिलेश तिवारी वर्सेस सुधाकर सिंह की फाइट वहां देखने को मिलेगी। सुधाकर सिंह बिहार सरकार में कृषि मंत्री रहे, किसानों के लिए खूब आवाज़ उठाई, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। कितने विवाद में रहे, महागठबंधन की सरकार में कितनी किरकिरी हुई थी, ये बात आपसे छुपी नहीं है। लेकिन अब जब सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा, क्या ददन यादव वहाँ की राजनीति में सक्रिय तो हैं। अगर वे चुनाव लड़ जाएं तो फिर वहाँ की, देखिए लोकल फैक्टर होता है, हर व्यक्ति का एक लोकल फैक्टर होता है। देखिए कई जगह पर हम देखते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कई ऐसे व्यक्ति खड़े हो जाते हैं जिससे एक दल को दिक्कत हो जाती है। तो तेजस्वी यादव को बक्सर में भी देखना होगा। अगर ददन यादव वहाँ पर सक्रिय होते हैं, ठीक है, अगर वो निर्दलीय भी चुनाव में लड़ जाते हैं, तो जिनका उन्हें वोट मिलेगा, जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ के वो नेता रहे हैं, राबड़ी देवी की सरकार में वो मंत्री रहे हैं, काफ़ी पहलवान थे, फिर शिक्षक बने, फिर मंत्री बन गए, तो उनकी भी कहानी दिलचस्प रही है। तो ददन यादव अगर चुनावी अखाड़े में उतरते हैं तो फिर तेजस्वी यादव को वहाँ भी काफ़ी मुश्किलें होंगी। हमने पूर्णिया की बात की, हमने झंझारपुर की बात की, हमने बक्सर की बात की। अब बात करते हैं पाटलिपुत्र सीट की। देखिए पाटलिपुत्र सीट में मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। मीसा भारती पिछली बार भी अगर हम बात करें, मीसा भारती पिछली बार 4,70,236 मत लाकर हार गई थी। और रामकृपाल यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहते थे, उन्हें 5,09,557 मत मिले थे। करीबन 39,000 वोट से रामकृपाल यादव चुनाव जीत गए थे। 2019 में भी वो चुनाव जीते, 2014 में भी वो चुनाव जीत गए थे, 40,000 मत के डिफरेंस है। लेकिन इस बार बात यह है कि रोहिणी आचार्य को भी टिकट मिल रहा है। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ेंगी, ये बात कंफर्म है। सारण से रोहिणी आचार्य वर्सेस राजीव प्रताप रूडी का चुनावी जो दंगल है वो देखने को मिलेगा। राजीव प्रताप रूडी फिर से इस बार चुनावी अखाड़े में है, उन्हें टिकट मिल चुका है। और रोहिणी आचार्य आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद की बिटिया, जिन्होंने उन्हें किडनी दी, सिंगापुर में रहती थी, लेकिन राजनीति में सक्रिय हैं, काफ़ी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर, अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधती हैं। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य भी जब चुनावी अखाड़े में है, और ठीक उसके बगल में पाटलिपुत्रा की सीट फिर से मीसा भारती को देने की तैयारी है। पहले शुरुआती दौर में ये संभावनाएं दिख रही थी कि भाई वीरेंद्र को या रीतलाल यादव को वहां से टिकट मिलना है, लेकिन नहीं, धीरे धीरे फिर साफ होता हुआ दिख रहा है कि अब मीसा भारती को ही वहां से टिकट मिलना है। लेकिन अगर मीसा भारती लड़ेंगे, देखिए एनडीए के लोग परिवारवाद को लेकर जो कटाक्ष करें, बात तो सही है, सारण में भी बिटिया, पाटलिपुत्र में भी बिटिया, परिवारवाद को लेकर तो सवाल खड़े होंगे ही। दोनों बेटियां लालू प्रसाद के चुनावी अखाड़े में होंगी, दोनों को जिताने का एक मजबूत टास्क होगा लालू प्रसाद के हाथ में। महागठबंधन की जीत के साथ साथ बेटियों को भी जिताने का टास्क होगा, क्योंकि मीसा भारती भी सक्रिय रही हैं, अपने क्षेत्र में काफ़ी दौरा कर रही हैं, काफ़ी घूम रही हैं, इस बात की जानकारी हमें है। और वो घूमती भी रहती हैं, ये उनका नेचर रहा है शुरू से, वो क्षेत्र में अपनी जाती हैं। लेकिन इस बार AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी AIMIM ने फारूक रजा उर्फ डब्लू को टिकट देने का निर्णय लिया है पाटलिपुत्र सीट पर। अब AIMIM पार्टी भी अगर पाटलिपुत्र सीट पर लड़ेगी तो समझ सकते हैं जो मुस्लिम तबके से आने वाले लोग हैं, अगर उनका वोट डाइवर्ट होगा तो फिर यहाँ लड़ाई जो है वो फिर और ढीली पड़ जाएगी। आप समझ सकते हैं रामकृपाल यादव को काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। हम ये नहीं कर रहे हैं मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी हम दावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जनता को वोट देना है, जनता मालिक है। रामकृपाल यादव के लिए लड़ाई जो है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। अब देखना है लड़ाई कितनी कड़ी होती है, क्योंकि इस बार फिर जब मीसा भारती चुनावी अखाड़े में है, पिछली बार भी BSP के एक उम्मीदवार खड़े हुए थे, उन्होंने 14,045 मत काट लिए थे। तो ये BSP के जो वोट कटे ये किससे जाते, ये कहाँ ट्रांसफ़र होते? तो ऐसे में BSP का वोट तो कटा ही था। इस बार BSP से भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं पाटलिपुत्र से, और इसके अलावा
AIMIM पार्टी जो है वो भी फारूक रजा को टिकट देने जा रही है, जिस बात की पूरी संभावना है। तो फारूक रजा अगर खड़े होंगे तो अच्छी खासी संख्या में जो अल्पसंख्यक समुदाय के, मैंने कहा अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनका वोट डिवीज़न होगा, तो फिर घाटा किसको, समझ सकते हैं लड़ाई कहाँ ढीली पड़ जाएगी। तेजस्वी यादव को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। इन तमाम सीट्स की जो जानकारी हमने उन तक पहुँचाई है, इस खबर के माध्यम से आप तक पहुँचाई है, देखना होगा इन सब सीटों पर अगर समीकरण ये बदले और जिन यादव नेताओं के हमने नाम लिए हैं जिनका प्रभुत्व उनके उनके क्षेत्रों में है, तो ऐसे में फिर दिक्कतें खड़ी होंगी। एक एक सीट महत्वपूर्ण है। एनडीए दावा कर रही है हम इस बार 40 में 40, महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला होगा। खुद तेजस्वी यादव ने दावा किया है रिजल्ट चौंकाने वाला होगा, लेकिन ये रिजल्ट कितना चौंकाने वाला होगा क्योंकि फूक फूक का कदम रखना है। अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है औपचारिक रूप से, अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात फाइनल नहीं दिख रही है। तो देखना होगा कब तक ये बात फाइनल होती है और आगे इन आंकड़ों से जो हमने आपको समझाया है, इन आंकड़ों को देखने के बाद किन किन क्षेत्रों में एक्टिविटीज़ और बढ़ जाती हैं वहाँ के नेताओं की। आप लाइव चीज बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।